नमस्कार। प्रकृति का सबसे मनमोहक स्वरूप हरियाली के साथ ही प्रकट होता है। जब प्रकृति अपनी हरियाली चादर ओढ़ लेती है तो मन को मोह लेती है। भारतीय संस्कृति में संस्कृति के जो रूप हैं उनमें वृक्षों का भारी महत्व है। चाहे फिर भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई हो, चाहे महावीर स्वामी को ध्यान में परम तत्व की प्राप्ति हुई हो, ऋषि मुनियों को आत्म साक्षात्कार हुआ हो, सब वृक्षों की छाया के तले ही हुआ है। चेतना का स्वरूप बिना प्रकृति के जागृत नहीं होता। भारत सौभाग्यशाली है कि हमने अभी भी वस्त्र जैसे घने जंगलों की सुषमा को अपने सजो के रखा है। हिमालय के क्षेत्र के वनों में आज भी देव सुलभ शांति और सौरभ प्राप्त होता है। हमारी जड़ी बूटियों का अक्षय खजाना वनों से प्राप्त होता है। वनों ने हमको जीवन की रूपरेखा सिखाई है। हम प्रकृति के साथ जीना सीख सके हैं। प्रकृति को जीत करके विजेता बन करके जीतने की कोशिश में हमने जो प्रकृति का दोहन किया है, आज हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत के सारे त्योहार प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। फसलों के त्योहार के रूप में हम होली को जानते हैं, दिवाली को जानते हैं, नव वर्ष के वर्ष प्रतिपदा को जानते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पूजा बिना अक्षत के पूरी नहीं होती। प्रकृति के 6 ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। सारे खाद्यान्न की जितने भी प्रकार हैं वो सब भारत में मिलते हैं। सारी जलवायु की सारी ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इन सब के पीछे हमारे हरियाली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हरियाली समाप्त होती है तो वहाँ की परिस्थिति भी पूरी बदल जाती है। अगर कोई हरा भरा क्षेत्र बंजर में बदलता है तो वहाँ के जीव जंतु भी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ का वातावरण बदलता है, जीवन यापन के साधन बदल जाते हैं, जीवन कठिन हो उठता है। और कहा जाता है कि हरियाली के त्योहार के रूप में हम हरियाली अमावस्या हो, हरताल का तीज हो, ये सब हमको संस्कृति से इस रूप में जोड़ते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से पर्यावरणविद हो जाते हैं। सारे फलों के साथ जुड़ा हुआ हमारा जीवन क्रम कौन नहीं जानता। आंवला नवमी कौन नहीं जानता। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है और आंवला नवमी पर हम उसका सेवन करते हैं। सर्दियों में तिल का सेवन करते हैं। सरसों के तेल की मालिश से हम किस प्रकार से अपने शरीर को बलिष्ठ और पुष्ट बनाते हैं, ये सब हमारे हरियाली महोत्सव के मूल सिद्धांतों के साथ सार्थक है। भारत का वन क्षेत्र प्रकृति के साथ साथ तेजी से घट रहा है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम शुरू किए हैं, पर यह जिसकी संस्कृति में ही वन संस्कृति के साथ सभ्यता का उत्थान हुआ हो, उसको ये करना पड़े, ये विचारणीय विषय है। ऋषि और कृषि भारत की प्रकृति में जुड़े हुए हैं और यही भारत को विश्व की अनमोल देन भी है। मानवता भी इसी से जन्म लेती है। मानवता का स्वरूप
प्रकृति के साथ जुड़ने से पैदा होता है। प्रकृति का शोषण करके उसको नष्ट करने से हम मानवता के भी विरोधी हो जाते हैं। जीव जंतुओं का जिस प्रकार से हम संहार करके अपने आप को प्रकृति के विजेता बनने की कोशिश करते हैं, वह एक गंभीर संकट पैदा करता है। पर्यावरण गर्म हो रहा है, वृक्ष घट रहे हैं, ध्रुव प्रदेशों की बर्फ पिघल रही है और ये बर्फ पिघलती हुई समुद्र तल को ऊंचा उठा रही है। समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर हैं वह डूब जाने वाले हैं। भारत के बम्बई, कलकत्ता जैसे नगरों पर संकट मंडरा रहा है। दूसरी ओर वनों की कमी का परिणाम वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के रूप में भी हमको देखना पड़ रहा है। रिहायशी क्षेत्र में जो अनुपात होना चाहिए वृक्षों का, वो जब नहीं होता तो श्वास की तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। वातावरण में धूल के कणों से जो प्रदूषण हो रहा है उससे भी आयु घट रही है और रोग बढ़ रहे हैं। तो हरियाली को हमें अपने जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकारना ही पड़ेगा। जीवन मूल्य हमारे प्राण मूल्य भी हैं। अगर हमें जीवन की रक्षा करना है तो हमें वृक्षों की रक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि वृक्ष केवल संसाधन नहीं हैं, ये प्राणदाता भी हैं, प्राणवायु दाता भी हैं, ये जीवन दाता भी हैं, ये हमारी मुक्तिदाता भी हैं और ये हमको आश्रय दाता तो हैं ही, ये हमको शांति दाता भी हैं। हम जीवन के सभी लक्ष्यों को वृक्षों के साथ मिलने से ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए हरियाली को हमको बढ़ाना होगा और अपने मन की हरियाली को भी उसके साथ जोड़ करके नई हरियाली की नए दृश्य रचने होंगे। यही मानवता की भी पुकार है और यही हमारे अपने जीवन को बचाने के लिए आवश्यक भी है। नमस्कार।